नमस्कार, स्वदेश आहार में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज डालमिया। हमारी आज की बड़ी खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीएल के बोर्ड में बड़े चेंजेस क्यों करे हैं। अगर आप पुरानी हिस्ट्री को देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिन भी बैंकों में इन्होंने चेंजेस, मैनेजमेंट चेंजेस करे हैं, बोर्ड चेंजेस करे हैं, उसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। रीज़न नंबर 1 बैलेंस शीट कंसर्न्स, रीज़न नंबर 2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और मैं कुछ एग्जाम्पल हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा। येस बैंक, बैंक ऑफ राजस्थान, लक्ष्मी विलास बैंक, इन बैंकों में जो चेंजेस करे गए हैं इसके पीछे यही दो प्रमुख कारण थे। तो आरबीएल को लेकर के क्या प्रमुख कारण था? आरबीएल के मैनेजमेंट ने आज हमें बताया ईटी नाउ स्वदेश को कि उनकी बैलेंस शीट को लेकर के कुछ इश्यूज नहीं हैं और इस तिमाही के नंबर भी अच्छे आएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि बैंक की बैलेंस शीट को लेकर के चिंता नहीं है। तो दूसरा क्या प्रमुख कारण हो सकता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांजिशन। हमें पता है कि आरबीआई के ट्रांजिशन को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विश्ववीर आहूजा जी को एक समय दिया था। हो सकता है कि उस समय पे कुछ अपडेट नहीं मिली है, उसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाराज़ है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कड़ा कदम उठाया है। जाहिर है इस खबर का सीधा इम्पैक्ट शेयर बाज़ार पे पड़ा। पहले तो खबर ये थी जी आरबीआई ने जब सीधा अनाउंसमेंट करा उसकी वजह से शेयर आरबीएल का जो स्टॉक प्राइस है आज 20% से भी ज़्यादा गिरा। उसके बाद आरबीआई की क्लैरिफिकेशन आई जिसके बाद हमने देखा कि शेयर में डेज लो से रिकवरी हुई है। तो आरबीएल का भविष्य क्या है? अगर बैलेंस शीट की बात करें तो लगता नहीं है कि 2018 जैसा सिनारियो दोबारा रिपीट होगा जहाँ पर येस बैंक जैसे बड़े बैंकों को मार पड़ी थी। बिकॉज उस समय जो साइकिल थी वह काफ़ी अलग थी, मैक्रोज अलग थे, क्रेडिट साइकिल भी काफ़ी अलग थी। क्योंकि बैंकों ने राइट ऑफ कर रखा है, मुझे नहीं लगता उसको लेकर के अभी चिंता है। मगर चिंता जरूर ये रहेगी कि बैंक की जो फ्रेंचाइज वैल्यू है उसको असर पड़ेगा, डिपॉजिट फ्रेंचाइज पर असर पड़ सकता है। और जाहिर है आज के पैनिक के बाद हो सकता है कि छोटे बैंकों से पैसा निकल करके बड़े बैंक्स की तरफ जाए। तो आज हमने ट्रेंड ये देखा भी। हालांकि शेयर बाजार फ्लैट बंद हुए थे मगर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे में बंद हुआ था। हमने देखा बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स में दो प्रकार के ट्रेंड थे। लार्ज बैंक्स ऊपर बंद हुए और मिड टियर बैंक स्पेशली जिनके पास अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, जैसे कि जिनके अंदर आप पर्सनल लोन्स देते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन्स देते हैं, जो अनसिक्योर्ड लोन्स की फ्रेंचाइजीज थी, माइक्रो फाइनेंस की जो फ्रेंचाइजीज थी, उनके अंदर आज हमने देखा किसी प्रकार की मंदी थी। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई लोगों ने पूछा जी अब क्या आरबीएल का शेयर लेना चाहिए। तो हम सबको एक प्रकार से चेतावनी तो नहीं, एक प्रकार से लोगों को यही राय दे रहे हैं कि अभी रुकिए, देखिए डेवलपमेंट किस प्रकार से आते हैं। अगर डेवलपमेंट अच्छे आते हैं तो इट इज़ बेटर टू बाय द स्टॉक एट हायर लेवल रादर देन ट्राइंग टू बाय कैच अ फॉलिंग नाइफ। और आइए अब मेरे सहयोगी अंकुर से जुड़ते हैं जो हमें पूरी प्रकार से आरबीआई के स्पष्टीकरण के ऊपर और बताएंगे। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया है, खासकर उन डिपॉजिटर्स के लिए जो कि बोल रहा है आरबीआई कि जो आरबीएल बैंक की जो घटनाक्रम हुआ है वीकेंड में उसको लेके परेशान ना हो, खासकर किसी स्पेकुलेटिव न्यूज़ की वजह से। जो बड़ा सवाल था वो यही था कि आरबीआई ने आरबीएल बैंक के बोर्ड में योगेश के दयाल जो कि अब एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, आखिर क्यों किया, उसके पीछे वजह क्या थी। तो आरबीआई ने अपने क्लैरिफिकेशन में ये कहा है कि जब भी बोर्ड को जरूरत होती है, जब भी आरबीआई को ऐसा लगता है कि बोर्ड को रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी मैटर में सहारे की सपोर्ट की जरूरत होती है, तब आरबीआई अपनी स्पेशल पावर के तहत जो कि सेक्शन 36A(b) में है उसके तहत एक एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है। लेकिन फाइनेंशियल पे इसके बैंक का कोई असर नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो 153% है 24 दिसंबर 2021 तक, मतलब ये लेटेस्ट फिगर्स हैं। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि जो आउटफ्लो है उसके मुताबिक बैंक पे 153% राशि है। दूसरे जो एग्जाम्पल दिए हैं कि जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है बैंक का वो 76.6% है और साथ ही साथ कैपिटल रेशियोज भी इंटैक्ट है बैंक के 16.33% सितंबर क्वार्टर के एंड तक रहे हैं बैंक के जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। तो रिजर्व बैंक का कहना डिपॉजिटर्स से यही है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जो बैंक की बैलेंस शीट है वो इंटैक्ट है। आरबीआई ने ये कदम सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी सपोर्ट के तहत उठाया है। निकुंज डालमिया से बातचीत में आरबीएल बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ राजीव आहूजा ने कहा है कि आरबीआई की कार्रवाई से कोई चिंता नहीं है, बैंक के फंडामेंटल्स मजबूत हैं।
Your shareholders and our viewers would like to understand your side of the story, the clarification and the real reason why Reserve Bank of India has decided to make these changes. Now, Reserve Bank of India in the past, whenever they've moved, they've acted only when there are two concerns: corporate governance or balance sheet. Let's address both of them. Why has Reserve Bank of India moved? The business of the bank, the fundamentals of the bank are very strong. Obviously, post-COVID too, there were challenges which we all shared with you, but we are recovering very smartly. We are on track of our guidance of 1% ROA in Q4 and a reduction of our cost of credit. We will be below 2% net NPA by Q4. We're already 2.15. So look, Nikunj, I don't want to go into speculation on why they did this, what was the issue. The transition was well underway. I think the Reserve Bank of India takes some of these steps to ensure an orderly transition. I was identified as one of the potential successors, and I was so nominated by the board, including the nominee, to be the interim MD and CEO to take charge. That's all what is important. And frankly, for me, this is the start, and we are going to deal with it because we have a terrific opportunity over the next quarters. How are you planning to deal with this? Because there is going to be panic in your stock. So one side you've said and you've clarified again on yesterday's call that your balance sheet is strong, the trajectory of profit has increased. What are the steps you will make sure that you don't lose deposits? Your brand is intact. You are able to address all the concerns from the regulator. So, Nikunj, first of all, I think a clear communication by us on where we are, what we are doing, and where we are headed to be, both from a share market perspective as well as our other stakeholders. As far as the RBI is concerned, I'm very clear, and I can say it unequivocally, that they have full faith in the management of the bank, the trajectory of the bank. And by the way, if they had any concerns, Nikunj, why would they appoint an person who's been with the bank for 11 years as the interim MD and CEO? So to me, I don't see any concerns from the regulator on this. They may have their reasons, and I can only speculate the reasons may have been to usher in an orderly transition to the new leadership of the bank. And they've decided, along with the board, to nominate me as the interim MD and CEO. That's what my task is. The question of where, what the stakeholders will expect, clearly there will be confusion. These are not, these are not usual things, but we are very clear. We have a very strong fundamental. We are carrying between 13 to 15,000 crores of liquidity. We are 16.3% capital adequacy, quite strong and expected to remain in the same range. Our net NPA is 2.15, and all our trajectory towards profitability and lower credit costs in second half are bearing fruit. So that is what we are going to deal with. That's our starting position strength, and I have the commitment of all my Mancom. चलिए, इसके अलावा सेबी कल बोर्ड बैठक करने वाली है और बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। उम्मीद यहां जताई जा रही है कि बोर्ड बैठक में आईपीओ के लिए सख्त नियम बनाए जाने की भी संभावना है। क्या कुछ होने की संभावना है, तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कार बनाने वाली कंपनियों को अगले 6 महीने के भीतर फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियों के निर्माण की सलाह दी है। गडकरी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और इस पर तमाम डिटेल्स दे रहे हैं सहयोगी समीर दीक्षित। ऑटो सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बदलाव इस तरीके से कि बहुत जल्द आप सड़कों पर फ्लेक्स फ्यूल आधारित गाड़ियों को दौड़ता हुआ देखेंगे। उस दिशा में नितिन गडकरी ने सभी वाहन निर्माताओं को इस बात की अपील करी है, एक एडवाइजरी जारी करी है कि जितने भी बड़े कार निर्माता हैं वो आने वाले वक्त में फ्लेक्स फ्यूल आधारित इंजन बनाएं और उसको लेकर के गाड़ियां जो हैं वो मार्केट में उसको लाने की शुरुआत करें। फिलहाल ये जो अपील है वो एक एडवाइजरी के तौर पे है, यानी कि सभी कार मैन्युफैक्चरर से अपील की गई है कि वो फ्लेक्स फ्यूल आधारित गाड़ियों को इंजन बनाने की इसकी शुरुआत करें और इसमें 6 महीने का वक्त भी दिया गया है। अब ये फ्लेक्स फ्यूल है क्या? दरअसल अभी हम देखते हैं कि पेट्रोल या डीजल या इलेक्ट्रिक सीएनजी आधारित गाड़ियां चलती हैं,
फ्लेक्स फ्यूल का मतलब यह है कि जो 100% पेट्रोल या फिर 100% एथेनॉल पर ब्लेंडेड फ्यूल पर वो गाड़ी चल पाएगी। सरकार को इससे बड़ा फायदा ये नजर आता है कि एक तो जो जबरदस्त इंपोर्ट पेट्रोल का या डीजल का देश में होता है तो उसको कमी लाने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जाहिर तौर पे अभी जो एथेनॉल की कीमत बाजार में है वो पेट्रोल की कीमत से लगभग आधे दाम पर है। अगर 1 लीटर को हम उदाहरण के तौर पे देखें तो लोगों के नजरिए से फायदे की बात यह होगी कि अगर एथेनॉल आधारित गाड़ियां ज्यादा चलेंगी तो उनको कम से कम महंगे या भारी भरकम पेट्रोल के लिए जो बिल चुकाना पड़ता है उससे भी काफी हद तक राहत मिल पाएगी। बात करते शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर हफ्ते की शुरुआत अच्छी रही है। हालांकि शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है, लेकिन दोपहर के बाद शानदार रिकवरी हमने बाजार में आते हुए देखी। निफ्टी 82 अंक चढ़कर 17,086 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 296 अंक चढ़कर 57,420 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें 201 अंकों की तेजी देखी गई है। मिड कैप 130 अंक चढ़कर 29,783 पर 43 पर माफ कीजिएगा बंद हुआ है। दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन रहा है, तमाम डिटेल्स दे रहे हैं सहयोगी डिम्पी कालरा। हमेशा की तरह जब भी वॉल्यूम कम होगा कोई भी बड़ी खबर बाजार को बहुत तेजी से नीचे भी ला सकती है, बहुत तेजी से ऊपर भी लेके आ सकती है। आज भी कुछ ऐसे हुआ। सुबह सुबह मूड खराब हुआ आरबीएल की बैंक की खबर के साथ कि वहां पे सीईओ एमडी में चेंज कर दिया आरबीआई ने, रातों रात फैसला लिया। उसके चलते बैंक निफ्टी लाल निशान में खुला, 600 पॉइंट नीचे था। निफ्टी पे भी इसका इम्पैक्ट आया, लेकिन आधे घंटे के अंदर ये साफ हो गया कि ये निजी प्रॉब्लम सिर्फ आरबीएल की है, ना कि बैंकिंग सिस्टम की है। इसलिए बैंक निफ्टी भी हरे निशान में हो गया। साथ में आईटी और फार्मास्यूटिकल्स की अपनी वेटेज होने की वजह से निफ्टी ने हरा निशान पहले छू लिया था। दोनों अपने क्रिटिकल लेवल 17,000 के ऊपर निफ्टी और 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी दोनों बंद होने में कामयाब हुए। आज अगर आप टॉप गेनर्स की लिस्ट में सूची में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ज्यादातर शेयर जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे मिड कैप टॉप गेनर्स, तो वो आपको आईटी और फार्मास्यूटिकल से दिखेंगे। टेक महिंद्रा अच्छा चला, सिप्ला आज अच्छा चल गया, डॉक्टर रेड्डीज, कोटक बैंक और यूपीएल, ये जो थोड़े केमिकल वाला स्पेस है ये भी मार्केट का थोड़ा वेटेज रखता है। आज यूपीएल ने भी बाजार के अंदर काफी दम भरा है। आज निफ्टी के लूजर्स थे उसमें हिंडाल्को ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके अंदर ओएनजीसी, ब्रिटानिया, एशियन पेंट जैसे शेयर्स जो कि ऑलरेडी काफी चल चुके थे, आज थोड़े बैक बेंचर्स थे, आज ये पीछे बैठे थे। आज इनके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखी, बल्कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ही हमको आती हुई दिखी है। इसके अलावा आईटी शेयर्स के अंदर मार्केट का मोमेंटम बना हुआ है। डी लिंक पे पॉजिटिव खबर थी, उसके बाद शेयर आज काफी स्ट्रॉन्ग चला। हैप्पीएस्ट माइंड, एचसीएल, इन्फो और एनआईटी जैसे मिड कैप आईटी की कंपनीज काफी चल रही हैं। और ये बात हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि जब आईटी के अंदर स्ट्रेंथ रहती है तो मार्केट अपने सपोर्ट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। नए हाई बनाने के लिए उसको बैंक निफ्टी चाहिए, लेकिन सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए उसको आईटी चाहिए, क्योंकि दोनों की वेटेज सिस्टम में काफी ज्यादा है। आते हैं फार्मास्यूटिकल्स में। फार्मास्यूटिकल शेयर एक सिक्लिक सेक्टर बन गया और एक चर्निंग कर रहा है आज भी, क्योंकि इस साल के आखिरी हफ्ते में ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी देखें तो इसके अंदर ठीक ठाक रिटर्न आपको मिलेंगे। टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क जैसे शेयर्स की आज लीडरशिप थी मार्केट में। स्ट्राइड्स और ऑरबिंदो फार्मा, ये दोनों शेयर्स भी चलते हुए दिखे। आज जो खबरों वाले शेयर्स थे वो दो इंपॉर्टेंट शेयर्स थे जिनका आज पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दिखा। आरबीएल, आज इसमें जब खबर आई कि इनके एमडी और सीईओ को बदल दिया गया, आरबीआई के बयान भी निकल के आए कि बैंक से डरने की जरूरत नहीं है, इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक है, संतोषजनक है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेडर्स का मन नहीं बना और आज शेयर 18% नीचे जाकर बंद हुआ। आज सुबह सुबह अशोक बिल्डकॉन पे एक खबर निकल के आई कि अपने 2 बीओटी प्रोजेक्ट्स को बेच रहा और बाद में थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग भी करेगा। शेयर आज करीब 9% ऊपर जाके बंद हुआ है। तो ये दो खबरों वाले शेयर्स भी थे जो आज अपने इंपैक्ट ट्रेडर्स के मन में छोड़ते हुए दिखे। तो ये था बाजार का आज का पूरा राउंड अप। लेकिन दूसरी खबरों में भारतीय फूड सर्विस सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, खासकर ऑनलाइन फूड डिलीवरी, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। फूड इंडस्ट्री को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है, तमाम डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला। बात करते हैं आज इंडियन फूड इंडस्ट्री की। नाउ इंडियन फूड इंडस्ट्री थी वो पहले वो पेग्ड थी अराउंड 4.2 लाख करोड़ पे FY20 में, और FY25 तक उसकी जो ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 6.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री की। तो वो जो ग्रोथ पेग हो जाएगी वो कितनी होगी, 9 to 10% CAGR ग्रोथ FY20 to FY25 तक। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी ग्रोथ होगी। और इसमें जो मेन ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे वो क्या होंगे, QSR सेगमेंट एक तो होगी, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है ऑब्वियसली वही ग्रोथ को लीड करेंगे, उसमें QSR सेगमेंट होगी, उसमें
हैं, जो कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट्स है, रेस्टोरेंट्स प्लेसेस है, वो सारी मेन लीड करेंगी ये ग्रोथ को। और जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट करें वो है 15.5% CAGR ग्रोथ, अराउंड तो 15 to 16% ग्रोथ बोल सकते हैं FY20 to FY25 तक के। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये ग्रोथ जो मेनली अगर हम QSR सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे क्या है, 2000 में देखा जाए तो QSR की काफ़ी कम रेस्टोरेंट्स थी। 2000 में मेन फोकस था मेट्रो सिटीज़ में, टियर 1 सिटीज़ में QSR सेगमेंट्स थी, और तभी तो जस्ट फॉर्म हो रहे थे QSR सेगमेंट्स, रेस्टोरेंट्स की जो डिविजन्स और वो फॉर्मेट्स फॉर्म हो रहे थे। पर अब देखा जाए तो कितनी इवोल्यूशन हो गई है, कितने फूड एग्रीगेटर्स आ गए हैं, क्लाउड किचन्स आ गए हैं, लास्ट माइल डिलीवरी आ गई की बात करते हैं, 10-15 मिनट्स के डिलीवरी ऐप्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये सब डेवलप हुआ है और अब हायर पेनिट्रेशन है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, स्मॉलर टाउन्स में। तो वहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट होगी, काफ़ी एक्सपेंशन होगी QSR सेगमेंट भी, और उनका फोकस भी है अभी स्मॉलर टाउन्स पे फोकस करने का, टियर 3 टियर 4 सिटीज़ पे भी फोकस करने का ये QSR कंपनीज़ की। उसके अलावा ऑब्वियसली जो ऑनलाइन डिलीवरी मार्केट है वो तो ग्रोथ होगी, उसको कोविड का पुश भी मिला है, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑनलाइन डिलीवरी भी मार्केट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोविड है, जैसे मैंने कहा 30 to 40% रेस्टोरेंट्स FY21 में बंद हो गई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल ऑर्गेनाइज सेक्टर्स थे वो उनको काफ़ी पुश मिल गई, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स थोड़े कम हो गए थे। तो फास्ट ग्रोथ हुई ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, तो वो मेन रीज़न होगा, ग्रोथ होगा QSR सेगमेंट की ग्रोथ के लिए, रेस्टोरेंट बिजनेस की ग्रोथ के लिए, क्योंकि काफ़ी फोकस है ऑर्गेनाइज सेगमेंट पे। उसके अलावा जो है पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया है, इनकम बढ़ गई है, कॉस्ट आउटलुक काफ़ी फेवरेबल हो गया है इन सब कंपनीज़ के लिए, इंक्रीजिंग रिटेल स्पेस भी मिल गई है, और उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंज है वो उन्होंने काफ़ी फोकस की है, फ्रीक्वेंसी जो आउट ऑफ होम ईटिंग है, कंजम्पशन है, वो काफ़ी बढ़ गई है। तो ये सब होंगे ग्रोथ ड्राइवर्स QSR सेगमेंट के लिए, और देखेंगे कैसे बढ़ता है हमारा QSR सेगमेंट आगे। एयर इंडिया की कमान टाटा ग्रुप को सौंपने का लक्ष्य दिसंबर तक पूरा नहीं होता दिखाई दे रहा है। एक अधिकारी के बयान के मुताबिक हैंडओवर की प्रक्रिया में उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है, जिस कारण एयर इंडिया का टाटा ग्रुप के साथ मर्जर में यहां पर देरी हो रही है। और जानकारी के अनुसार हैंडओवर प्रक्रिया के पूरा होने में जनवरी अंत तक का समय लग सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिसंबर अंत तक टाटा के हाथों में एयर इंडिया की कमान सौंपने का लक्ष्य रखा है, लेकिन प्रक्रिया में देरी होने पर समय सीमा को 45 दिनों तक आगे बढ़ाने का प्रावधान है। और अब खबर बढ़ती महंगाई के बीच कुछ राहत की। SEA यानी सॉल्वेंट, यहाँ पर आपको बता दें कि एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक देश की ब्रांडेड खाद्य तेल कंपनियों ने एडिबल ऑयल में MRP में 10 से 15% तक की कटौती की है। इन कंपनियों में अदानी विल्मर और रुचि सोया भी शामिल है। अदानी विल्मर ने अपने फॉर्चून ब्रांड्स पर, रुचि सोया ने महाकोश, सनरिच, रुचि गोल्ड और न्यूटेला ब्रांड पर, इमामी ने हल्दी व टेस्टी ब्रांड्स पर, बंजन डालडा गगन चंबल ब्रांड पर, और जेमिनी ने फ्रीडम सूरजमुखी की MRP घटाई है। और इसी तरह कॉफको ने न्यूट्री लाइफ ब्रांड, और इन तमाम गोकुल एग्रो ने विटा लाइफ, महक और जैका ब्रांड के दाम घटाए हैं। इनके अलावा कुछ अन्य खाद्य तेल ब्रांड्स के भी दाम कम किए गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 582 पर पहुंच गए हैं। ओमिक्रॉन देश के 20 राज्यों में फैल चुका है। इस नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली से सामने आए हैं। वहां संक्रमितों की तादाद 142 हो गई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को अगर हम देखें तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, और दिल्ली के बाद 141 केसेस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, जबकि केरल में 57 केसेस सामने आए हैं। गुजरात में अब तक 49, राजस्थान में 46 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। आज गोवा में भी ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी है। वहां ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। यूके से लौटा 8 साल का एक बच्चा ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है।
नए साल में 15 से 18 साल के बच्चों का भी टीकाकरण होगा और बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगेगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार भी टीकाकरण के लिए कोविन प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे करना होगा रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी उम्र 15 से 18 साल के बीच है तो कोविड के टीके के लिए तैयार हो जाइए, जिसके लिए आपको कोविन ऐप पर जाना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद किसी आईडी प्रूफ के ऑप्शंस को चुनें और रजिस्ट्रेशन का टाइम और लोकेशन सिलेक्ट कर लें और फिर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। वहीं जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन में 10वीं के आईडी कार्ड का ऑप्शन जोड़ा गया है। बच्चों के लिए तो कोई गाइडलाइंस नहीं है, केवल 15 से 2007 के पहले जो पैदा हुए वो बच्चे हैं, दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस, जिनका ईयर ऑफ बर्थ 2007 या 2006 या 2005 हो। दैट इज नंबर 1। उधर नए साल में 60 साल से ज्यादा वालों के लिए प्रिकॉशन डोज भी शुरू हो जाएगी। इस डोज के लिए दूसरी डोज के बाद 9 महीने का अंतर होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी, लेकिन कोमॉर्बिडिटी सर्टिफिकेट जरूरी होगा। फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए और उनकी जो दूसरी वैक्सीन लगी है उससे लेकर के जिस दिन वो वैक्सीन लगवाएंगे तीसरी वाली प्रिकॉशनरी डोज, उसके बीच में 9 महीने का फर्क होना चाहिए। 9 महीने का फर्क के करीब 39 सप्ताह होता है, तो 39 वीक्स अगर उनको हो गए हैं तो उसके लिए वो वैलिड है। उनको ऑब्वियसली बताना पड़ेगा कि वो किसी कोमॉर्बिडिटी से सफर करते हैं और वो उस कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट अपने वैक्सीनेशन के टाइम पे ले जाएंगे। बता दें कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 10 जनवरी से हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों को एहतियाती खुराक दी जाएगी। ईटी नाउ स्वदेश। स्वास्थ्य के मामले में केरल एक बार फिर से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य साबित हुआ है। नीति आयोग की ओर से जारी चौथे हेल्थ इंडेक्स में केरल टॉप पर रहा है, तो देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर रहा। इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर तेलंगाना का स्वास्थ्य प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट को साल 2019-20 की अवधि के दौरान राज्यों के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। छोटे राज्यों में मिजोरम का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। हालांकि इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और जम्मू कश्मीर का नाम भी टॉप पर शामिल है। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और जिन जिन राज्यों में ओमिक्रॉन के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां पर सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली सहित 13 राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, जिसके बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों पर लगाम लगाया जा सकेगा। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और इसके अलावा असम, राजस्थान, ओडिशा, पुदुचेरी में भी नाइट कर्फ्यू लागू है। सेबी कल बोर्ड बैठक करने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड बैठक में आईपीओ के लिए नियम सख्त बनाए जाने की भी संभावना है। क्या कुछ हो सकता है इस बोर्ड बैठक में, तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी। सेबी की इस मीट का जो सबसे बड़ा एजेंडा पॉइंट रहेगा वो आईपीओस पे रहेगा, किस तरीके से आईपीओ की दशा और दिशा बदलेगी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस बैंड की। जो हमारे सोर्सेज ने हमें बता रहे हैं वो हमें ये बताया है कि कम से कम 5% का करीब एक गैप होना चाहिए आईपीओस में, प्राइस बैंड में आईपीओस के। ये एक चीज़ हमें बताई गई है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमें बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए सेबी चाहता है कि एक जगह रखी जाए, कोटा बनाया जाए। सूत्र हमें ये बता रहे हैं करीब 33% के आसपास जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे एचएनआई हैं, उनके लिए कोटा रखा जा सकता है और 67% उनके लिए जो 10 लाख से ऊपर की बिडिंग कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि जो छोटे निवेशक हैं वो कहीं ना कहीं क्राउड आउट हो जाते हैं, उनको शेयर मिलते ही नहीं हैं। तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आ सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आई है कि सेबी ये नहीं चाहता कि आप आईपीओ प्रोसीड्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्लियर रहे।
और उस क्लैरिटी को लेकर भी आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है कि किस तरीके से जो रूल्स हैं वहाँ पे और टाइट हो सकते हैं। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट घोषणाएं सेबी की तरफ से आईपीओ पे, सबसे पहले प्राइस बैंड में कम से कम 5% का मिनिमम गैप रहे। दूसरी चीज़, जो स्मॉलर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे आईपीओ का एक हिस्सा मिले, और आखिरी में आईपीओ प्रोसीड्स में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेने की यहाँ पे बात आ रही है। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि मनी मंत्रा में आज क्या रहा खास, और साथ ही बाजार को लेकर दिग्गजों का क्या कहना है, क्या होगी बाजार की दशा और दिशा, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। I don't even expect any very significant and a meaningful correction. So I think 22 will be a year of moderate return. It will be year of again stock picking, sector picking. If you can take right bets into right sectors, I think there is still money to be made in 2022. I think this has been quite an unexpected year, I would say. I mean, at the end of 2020, we would have never thought that 21 would be such a bumper year across the asset classes. And I think we are passing through unusual time in terms of massive liquidity, very low interest rates, very high inflation, very high asset prices world over, and investment boom in private equity as well as public equity. So maybe this is a golden era of equities. मेरा बिलीफ है कि इंडिया का ग्रोथ लगभग 8 से 9% का होगा, और ये अब कस्टमर बेस देखोगे, जितने अपने इन्वेस्टर बेस बढ़ रहा है फॉर दिस ब्रोकिंग इंडस्ट्री, उसमें काफी हद तक ग्रोथ देखेंगे। मेरे हिसाब से बुल मार्केट इंटैक्ट है। ये हर एक बुल मार्केट में सीवियर करेक्शंस आते हैं बीच में, जो लोग पेशेंस और कन्विक्शन टेस्ट करते हैं, तो ये मेरे हिसाब से वही है। इट इज गोइंग टू टेस्ट आवर पेशेंस एंड कन्विक्शन, बट मेरे मन में कोई ऐसा संदेह नहीं है। मेरे हिसाब से बुल मार्केट इंटैक्ट है, करेक्शन आ रहा है, और वजह अपन करेक्शन की वजह अपन कोई भी ढूंढ सकते हैं, और हमेशा किसी ना किसी कारण को हम बकरा बनाते हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि एक करेक्शन की जरूरत थी और वो करेक्शन हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में हमने बाकी देशों की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। MSCI इमर्जिंग मार्केट में हमारा वेट 8% से बढ़ता 12% हो गया, बिकॉज हमारी मार्केट ऊपर गई, दुनिया की मार्केट नीचे आई। उस वजह से कई FPIs अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और पिछले 1-1.5 महीने से उनकी सेलिंग लगातार जारी है। ग्लोबली महंगाई के डर के मारे सेंट्रल बैंक्स अब ब्याज की दरें बढ़ा रहे हैं। जब ब्याज की दरें बढ़ती है तो इक्विटी मार्केट पे वैल्यूएशन के ऊपर इम्पैक्ट आती है। बाजार की आगे की चाल कैसी रह सकती है, आगे की दशा और दिशा कैसी रह सकती है, इस पर हिलियोस इंडिया के CIO के दिनशॉ ईरानी से ET नाउ स्वदेश ने एक एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनते हैं इस बातचीत के खास अंश। – 2019 से लेकर 2021 के हम एंड में आ गए। 4 बड़े बैंक पे RBI को खुद से इंटरवीन आके करना पड़ा कि नहीं जी, आपका बैंक ठीक नहीं चल रहा, आप इस MD को हटाइए, आप CMD को हटाइए, आप एडिशनल डायरेक्टर हम आपको देते हैं, आप इनको बिठा दीजिए। बैंकिंग इकोनॉमी की जान है इस देश के अंदर सबसे ज्यादा, मतलब जो ग्रोथ हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो भारत के अंदर ही हो रही है। फाइनेंशियल चलना चाहिए, सबका इफेक्ट आता है, लेगार्ड आएगा जरूर। आपका बैंकिंग पे व्यू पॉइंट क्या है? एक तरफ तो एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, 4 बैंक हो गए 4-3 साल में, और दूसरी तरफ वैल्यूएशन खड़ी है। चुनना क्या चाहिए हमको? अनसिक्योर्ड लेंडिंग, सारे जो बैंक्स ने आपने बात की जहां पर RBI अंदर आए हैं, वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग के चलते ही हुआ है। अभी अनसिक्योर्ड लेंडिंग तो दो-धारी तलवार होती है, एक साइड में रिटर्न अच्छे होते हैं और दूसरी साइड में NPL भी ज्यादा हो सकते हैं, तो अगर जो आपके सिस्टम्स प्लेस में नहीं हो, तो इसीलिए जो मिड और स्मॉल बैंक्स थे वहां पे उनके सिस्टम इतने बढ़िया नहीं थे और प्रॉब्लम्स आ गए। इनफैक्ट हम भी पार्टिसिपेट किए थे ये रैली में, जब ये स्मॉल और
मिड बैंक्स चले थे तब हमने भी लिया था, बट हमने तभी डिसाइड कर लिया बहुत पहले, मतलब ये मैं तो 8-1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि भी बहुत हो गया इन बैंक्स में, क्योंकि बड़े एग्रेसिवली लेंडिंग हो रही थी और सिस्टम्स इनके इतने फाइन ट्यून नहीं थे टू टेक केयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर, तो अंधाधुंध लैंडिंग चल रही थी। तो हमने तभी डिसाइड कर लिया कि अभी आउट हो जाओ यहाँ से। और जो बड़े बैंक है जहाँ पे अभी जो रिटेल लैंडिंग होती है तो वो नॉर्मली अनसिक्योर्ड ही होती है, क्रेडिट कार्ड लैंडिंग हो गई, फिर आपकी ऑटो लैंडिंग तो फिर भी थोड़ी सिक्योर्ड होती है, पर कंज्यूमर ड्यूरेबल लैंडिंग होगी, ये सब अनसिक्योर्ड ही रहती है। पर उनके सिस्टम्स बहुत ही बढ़िया होते हैं टू अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर का क्या पोटेंशियल है, दे सकेगा कि नहीं, दे आर वेरी कॉशियस इन लैंडिंग। सो उन बैंक्स में तो आपको बना ही रहना पड़ेगा, बिकॉज हम तो यही बोलते हैं और हाउस व्यू है हमारा कि अगर जो इकोनॉमी चली तो चलेगी कंजम्पशन के चलते, और अगले 5-6 साल में, 6-7 साल में इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी डबल होने का एक्सपेक्टेशन है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और अगर आप हिस्ट्री में जाएं और देखें कि यूएस में क्या हुआ था जब वो 2 से 5 ट्रिलियन गया, या फिर चाइना में क्या हुआ था जब 2 से 5 ट्रिलियन, तो सारे जो कंज्यूमर बैंक्स थे वही ज्यादा चले थे। वह कंजम्पशन से ही इकोनॉमी चलती है, केपेक्स इतना नहीं चलता है। ऑब्वियसली केपेक्स का पैसा फिर से कंजम्पशन में ही घुसता है। तो इसलिए हमें लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। करेक्शन जब भी दिखे इन बड़े बैंकों में तो थोड़ा थोड़ा पैसा वहां पे भी डालना चाहिए, और यही एक सेक्टर है जो पुल अप कर लेगा इंडिया को। दिनशा, दिस इज द टाइम जब लोग अपना पोर्टफोलियो एक बार रीजिग भी करना चाहते हैं नए साल की शुरुआत के साथ। तो 2022 के लिए एक आइडियल पोर्टफोलियो अगर किसी को बनाना हो तो व्हाट शुड बी देयर पिक्स? क्योंकि अगर हम 21 के रिटर्न सेक्टर वाइज देखें तो उसमें सबसे बड़ा गेनर जो रहा वो मेटल रहा विद ऑलमोस्ट 70%, रियल एस्टेट्स पैक अराउंड अबाउट 50%, PSU बैंक इज थर्ड ऑन द लिस्ट। ऐसे में अगर आपको एक वेटेज देनी हो तो आप उस वेटेज के लिहाज से कौन कौन से सेक्टर्स को ऊपर रखेंगे बीच में, एंड देन व्हाट वुड बी योर ऑर्डर? हमारा जो थिंकिंग होता है इन्वेस्टमेंट का वो बड़ा ही क्लियर है। हम तो थीम वाइज थिंकिंग करते हैं, और इंडिया में जो हमने थीम सिलेक्ट की है वो यही थीम है जो इंडिया के लिए ही रेलेवेंट है, और लंबी रेस की थीम है, लंबी रेस खेलने वाली थीम है जहाँ कंसिस्टेंसी आ जाती है अर्निंग में। तो एक तो थीम जैसे मैंने बताई आपको, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वहां पे आपको बना रहना पड़ेगा। कंज्यूमर फेसिंग थीम्स हो गई, जैसे NBFCs हो गए जो कंज्यूमर फेसिंग है, जहाँ पे उनके जैसे मैंने बोला सिस्टम्स जगह पे होने चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन आगे ही खींचेगा इकोनॉमी को। तो एक वो हो गए, दूसरे वो हो गए। तीसरा जो ड्यूरेबल सेक्टर है, अंडर पेनिट्रेटेड ड्यूरेबल सेक्टर, वो एक थीम है। और एक मेजर थीम जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम है, जो IT की थीम है, वो तो वहां पे तो आपको ओवरवेट रहना ही पड़ेगा। फिर फार्मा है जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो वहां पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तो वो थीम है। रियल एस्टेट आपने बोला, आई थिंक वो भी एक थीम है जो अगले 3-4 साल के लिए अच्छी बन सकती है, पर वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ज्यादा रेजिडेंशियल प्लेस में है और कमर्शियल और रिटेल थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि कमर्शियल थोड़ा लंबा खींचेगा बिकॉज ऑफ कोविड के चलते, और रिटेल में भी थोड़ा उथल पुथल हो सकती है बिकॉज अगेन ये जैसे आपने देखा लॉकडाउन वगैरह अनाउंस होने चालू हो गए, तो वैसा तो रेजिडेंशियल थीम है वो आप खेल सकते हैं वहां पे। एंड ओपनिंग ट्रेड्स में अगर खेलना है, अगर एक बार स्टेबिलिटी आ गई आपने इकोनॉमी में, तो आई थिंक होटल्स एक और थीम है जहाँ पे आप बने रह सकते हैं। सो ये सब है। सारे सेक्टर ऑलमोस्ट बोल ही दिए रीजनिंग के साथ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इतने फंड्स नहीं है कि आप सारे सेक्टर्स ले सके। आप तो हिलियस में बैठ के आराम से देख सकते हैं, लेकिन एक रिटेलर के पास इतनी फैसिलिटी है नहीं। तो अगर मैं इसको प्रेफरेंशियल ऑर्डर में सिर्फ आपसे ये बोलूँ कि 2 ऐसे सेक्टर या 2 पर्टिकुलर ऐसा एरियाज जहाँ पर आप बहुत बुलिश हैं, और एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप बहुत बेरिश है, वो वाला बता दीजिए, आगे हम सोच लेंगे कि आप क्या क्या कहना चाहते हैं। तो पक्का रहना चाहिए, मैंने बोला मेजर ओवरवेट रहेगा, एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक दूसरे होंगे जो आपको जहाँ पे आपको निबल करना चालू करना पड़ेगा। तो और वो भी बड़े वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक, छोटे वाले नहीं, बड़े वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक। आई थिंक जो 2022 है वहां पे आपको नॉर्मलाइज रिटर्न मिलेंगे, और नॉर्मलाइज रिटर्न विद सेफ्टी यही सेक्टर्स में मिल सकते हैं। बाकी में आपको बहुत उथल पुथल मिलेगा, आपके हार्ट रेट बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सब होगा। ये तो जो सेक्टर है वहां पे आपको काफी स्टेबल रिटर्न मिलेंगे। और एक जो सेक्टर है जहां पे हमें लगता है कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं, वो है कंज्यूमर FMCG सेक्टर अदर। तो वहां पे ग्रोथ रेट, आई मीन इन्फ्लेशन ऑलरेडी उनको हिट कर रहा है, प्राइसेस बढ़ा नहीं पा रहे हैं, बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो उसके चलते
वहां पे जो वैल्यूएशन है जो 70-80 टाइम कोट हो रहे हैं फॉर अ टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ जो 11-12% आ रही है, वो जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है। आई थिंक वो सेक्टर से आप निकल जाइए। अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोले, वहां पे भी आई थिंक मोरलेस डन हो गया। प्राइवेटाइजेशन के चलते काफी वो था, एंथुजियाज्म था, पर वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो आई थिंक वहां से भी आप निकल जाए तो ठीक रहेगा। राइट दिनचो, टू थ्री वेरी मेजर ट्रिगर्स जो माइक्रो फ्रंट पे भी और मैक्रो फ्रंट पे भी इफेक्ट करेंगे। मैक्रो फ्रंट पे तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन जो एक बड़ा रीजन है और उसको कंटेन करने की कोशिशें भी जारी रहेंगी और डोमेस्टिकली भी होंगी। दूसरा बड़ा ट्रिगर डोमेस्टिक फ्रंट पे हमारे लिए बजट भी है। ऐसे केस में आपको क्या लगता है, इसको व्यू में रखते हुए किस तरह के सेक्टर पिकिंग होनी चाहिए? ऐसा है कि एक ट्रेंड जो गवर्नमेंट दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता। तो हमें यही लगता है, उनका जो ग्लाइड पाथ देखे आपने, बजट का देखे होंगे, लास्ट बजट में जो अनाउंस किया था, जो वेरी वेल अप्रिशिएटेड बाय द मार्केट। अगर जो वो उसको लगे रहे, उससे जुड़े रहे और ज्यादा कंजर्वेटिव होने की ट्राई ना करें तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर जो वैसा करते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज टू लीड द वे इन केपेक्स। चलिए अब बात करते हैं मनी मंत्रा की, जहां पर 2021 ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया है। अब ऐसे में इन्फ्लुएंसर्स किस तरह की सलाह दे रहे हैं मिलेनियल्स को, 2022 किस तरह से मिलेनियल्स के इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, ये सब कुछ आज मनी मंत्रा पर। मनी मंत्रा पर हम आपको मिलवाएंगे खास इन्फ्लुएंसर्स से, जो कि आप कह सकते हैं फिनफ्लुएंसर्स भी हैं। तो आज जिनकी मैं बात कर रही हूँ ये है राज शमानी, और एंटरप्रेन्योर हैं, स्पीकर हैं, फिनफ्लुएंसर हैं, एक ऐसे शख्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा खासियत हैं। अगर हम इनकी सोशल मीडिया स्टैंडिंग की बात करें तो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, मिलियंस की तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं, इनके सब्सक्राइबर्स हैं। खास बात और अहम बात यह है कि 25 से भी कम की उम्र वाले राज शमानी के सफ़र की कहानी में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स भी रहे हैं, और इनकी ही वजह से आज राज न सिर्फ एक कामयाब नाम है बल्कि प्रेरणा के भी स्रोत हैं। राज शमानी हमारे साथ आज शो पे जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो। राज, बताएं क्या हालचाल, 2021 खत्म हो रहा है, 2022 को लेके क्या प्लानिंग है? थैंक यू सो मच, पहले तो मुझे शो में बुलाने के लिए। 2022 के लिए प्लानिंग काफी कुछ है, क्योंकि 2021 मेरे लिए बहुत अच्छा साल था, जैसे के लिए सबके लिए था। इनफैक्ट जितने सारे इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं सभी अग्री करेंगे के लिए काफी अच्छा साल था। तो 2022 के लिए मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, कैसे होता है, बट कुछ स्ट्रैटेजीज हैं दिमाग में, तो उसको लेके भी काफी सारी चीजें मन में चल रही है। एंड मोर और लेस अभी लास्ट के 5 दिन मेरे लिए काफी इंट्रोस्पेक्शन वाले टाइम है। ऑलराइट, लेकिन आपकी जो खुद की निजी जर्नी होगी, क्यों आपने इन्फ्लुएंसर बनने के बारे में सोचा? ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट इंटरव्यू सेशन मैं कर रही हूँ, इससे पहले कि हम मिलेनियल्स के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर बात करें। पहली स्पीच कौन सी थी, पहला वीडियो कौन सा था, पहला इंस्टाग्राम पर वीडियो, यूट्यूब पर, ट्विटर पर क्या था जो कि हिट हुआ? मुझे 4 साल लगे 0 से 50,000 तक पहुंचने में। ये बहुत बड़ा सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो रातों रात हिट बनना चाहते हैं और हिट इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। देखिए, सब्र जो है उसका फल हमेशा मीठा होता है। बताएं राज। यस, तो फिर मैं जब 17 साल का था, मैंने यूनाइटेड नेशंस में अप्लाई किया था देश के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा से ये था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा कहीं पे। तो मुझे क्योंकि बोलना अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि मैं शायद अगर बोलने में कुछ करूंगा, मैं स्पीच देने के कारण से अगर कुछ मैं कहीं पे अप्लाई करूंगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये मेरे मन में मेरा विश्वास था। तो मैंने यूनाइटेड नेशंस में अप्लाई किया और फिर मैं यूएन में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बन गया एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए। फिर जब मैं वहां स्पीच देने गया तो मुझे काफी लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिए, अपलॉड किया। तब से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई कि ओके राज, तुम बोल सकते हो, और बोलते हो जब तो लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अपलॉड करते हैं, तुम्हारे पास कुछ एक अलग स्किल है। तो अब हम बात कर रहे हैं मिलेनियल्स की, क्योंकि मैं देख रही थी आपके तमाम फॉलोअर्स भी अधिकतर मिलेनियल्स ही हैं। वो जनरेशन है जिनका इस साल हमने देखा है कि इक्विटी बाजार में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, खासतौर से टियर 2, टियर 3 शहरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर से मिलेनियल्स में निवेश की दिलचस्पी में इजाफा हुआ है। क्या पसंद आ रहा है मिलेनियल्स को इन्वेस्टमेंट को लेकर? आपको किस तरह के फीडबैक मिलते हैं, किस तरह के सवाल मिलते हैं राज?
सबसे पहले मिलेनियल्स को ये बहुत फैसिनेटिंग क्यों लग रहा है? हाँ. क्योंकि मार्केट्स बहुत अच्छे परफॉर्म करें। टोटली। तो किसी को भी ये देखने को मिला है कि यार हमने थोड़ा सा भी जो पैसा लगाया 2020 से लेके, क्योंकि 2020 जब पैंडेमिक आया था तब उस टाइम से लेके अभी तक काफी ग्रोथ मिली है, और तब सब लोग घर में बैठने लगे। जब घर में बैठने लगे तो लोगों ने अपॉर्चुनिटी ढूंढना करी कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं घर में बैठे बैठे। तो जब वो घर में बैठ के पैसे कमाने के बारे में सोचने लगे तो उन्होंने थोड़ा बहुत किसी की बातें सुन के, कहीं पे आर्टिकल पढ़ के, किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। क्योंकि अब एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी हो गया है। आपको बस एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड करनी है और आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको किसी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं, आपको डीमैट अकाउंट के लिए 50 साइन नहीं करनी। आपको चलिए, तो मनी मंत्रा का ये पूरा एपिसोड आप चैनल के YouTube पर जाके प्लेलिस्ट में मनी मंत्रा के शो में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से देश का एक्सपोर्ट सेक्टर फिर से मुश्किलों में फंस सकता है। इंडस्ट्री के मुताबिक पिछले एक महीने में नए ऑर्डर में करीब 30% की कमी आई है और सबसे ज़्यादा मार एग्री प्रोडक्ट्स, केमिकल, टेक्सटाइल पर पड़ी है। यूएस, यूरोप और खाड़ी देशों से होल्ड पर ऑर्डर्स डाले जा रहे हैं और फ्रेट में अचानक बढ़ोतरी से भी इंडस्ट्री की मुश्किलें बढ़ी हैं। लास्ट ईयर जब से कोरोना आया है, हम जैसे छोटे एक्सपोर्टर्स का बिजनेस बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस साल 2021 में हमने 70-80% के आसपास इसको रिकवर किया था। हमें परचेज ऑर्डर्स आने लगे, हर तरह से डिमांड आने लग गई। लेकिन अभी जैसे ही ओमिक्रॉन वापस आया है, बहुत सारी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में लॉकडाउन लगा है, बहुत सारी कंट्रीज में डर है कि वहाँ ओमिक्रॉन आने से लॉकडाउन लग सकता है। तो अभी जो हमें ऑर्डर्स मिले हैं उसमें से 30 से 40% ऑर्डर्स होल्ड कर दिए गए हैं। तो जहां हमें उम्मीद थी कि हम लास्ट ईयर का लॉस इस बार रिकवर कर पाएंगे, उसकी जगह अब एक नया डर पैदा हो गया है कि अगर ओमिक्रॉन फैल गया तो कहीं ऐसा ना हो ये साल भी बुरी तरह से हमारा लॉस बुक कर जाए। दूसरी बात, अभी इन दिनों के अंदर जो सी फ्राइट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो हमारे जैसे छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। हमने नवंबर में जो ऑर्डर्स बुक किए थे, तब जो सी फ्राइट $1,100 था, वो अभी दिसंबर में बढ़ के, जब हम अपना माल भेज रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो $1,500 हो गया है। $300-350 एक शिपमेंट पे, एक कंटेनर पे अगर बढ़ रहा है तो ये तो हमारा सारा मार्जिन तो शिपिंग कंपनियां लेके जा रही है। गवर्नमेंट को इस बारे में तुरंत कुछ सोचना चाहिए। इतनी तेजी से कोई कारण नहीं हो सकता, सिर्फ मुनाफा वसूली की जा रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कंसर्न है, कुछ टाइम पहले तक MEIS स्कीम चल रही थी जिसमें हमें 3 से लेकर 7%, 10% तक का इंसेंटिव मिल रहा था। अचानक गवर्नमेंट ने उसको 0.5% कर दिया गया है। ये हम जैसे छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए हमारे प्रॉफिट पे बहुत बड़ा डेंट है। हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं उस स्ट्रगल को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो गवर्नमेंट को इन सब मुद्दों पे बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और हम जैसे छोटे एक्सपोर्टर्स को मदद करनी चाहिए। देश में 5G की कामयाब टेस्टिंग हो चुकी है और अब जल्द ही देश को 5G टेक्निक मिलने जा रही है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट टेलीकॉम कंपनियों को जल्द ही स्पेक्ट्रम का आवंटन कर सकता है और फिर सबसे पहले मेट्रो और बड़े शहरों को ये सौगात मिलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। 5G की रफ्तार से देश दौड़ने वाला है। 2022 में कई बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज को 5G सर्विसेज की सौगात मिल जाएगी, जिनमें गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर जैसे शहर शामिल हैं। टेलीकॉम विभाग 2022 में अप्रैल-मई में 5G का ऑक्शन करेगा। टेलीकॉम मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल DOT TRAI की रिकमेंडेशंस का इंतजार कर रही है, क्योंकि TRAI ने 5G सर्विसेज पर एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है जिसमें TRAI स्टेक होल्डर्स से 5G सर्विसेज का बेस प्राइस, क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम और बाकी की गाइडलाइंस और बाकी के स्टेक होल्डर कमेंट्स का इस समय इंतजार कर रही है। और DOT के सूत्रों के मुताबिक जैसे ही TRAI ये कंसल्टेशन पेपर के रिकमेंडेशन DOT को सौंपता है तो DOT जल्द अगले साल, यानी कि अगले साल के पहले हाफ में 5G और स्पेक्ट्रम ऑक्शंस को होल्ड करेगा और कुछ मेट्रो सिटीज़ और कुछ ऐसे बड़े शहर हैं देश में जहां पर 5G सर्विसेज की अगले साल से शुरुआत हो जाएगी। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया कई शहरों में अपना 5G ट्रायल कर रहे हैं, जबकि भारती एयरटेल हैदराबाद और कोलकाता में 5G नेटवर्क का सबसे पहले सफल परीक्षण कर चुका है। ET नाउ स्वदेश।
नई उम्मीदों के साथ नए साल की दस्तक होने वाली है और इसी के साथ पहली तारीख से जीएसटी के नियम भी बदल जाएंगे जो जेब के लिए भारी पड़ने जा रहे हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। नए साल की दस्तक के साथ ही जीएसटी के कुछ नियम भी बदलने वाले हैं, जो जेब के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल अब ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा, जिसमें ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस पर 5%, ऑनलाइन फूड मंगाने पर भी 5% जीएसटी टैक्स लगेगा, जो अब तक नहीं लगता था। इसके साथ ही कॉटन को छोड़कर बाकी कपड़े और जूते भी महंगे होने जा रहे हैं, क्योंकि पहली तारीख से कपड़ों और जूतों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 से कारोबारियों को पैन और आधार को लिंक करना जरूरी होगा। जिन कारोबारियों का पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, उनका जीएसटी रिफंड रोक दिया जाएगा। वहीं इस बार जीएसटी कानून में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब अधिकारी बिना किसी नोटिस के भी बकाया टैक्स की वसूली के लिए परिसर में धमक सकते हैं और गड़बड़ी होने पर एक्शन भी ले सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश। साल 2021 खत्म होने वाला है और नया साल शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। नए साल में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप साल के ख़त्म होने से पहले कुछ ज़रूरी काम निपटा लें। हम आपको बताने जा रहे हैं वो 6 ज़रूरी काम जिन्हें आपको 31 दिसंबर तक निपटाना चाहिए। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर आप टैक्स रिटर्न भरने से चूक जाते हैं तो आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। बिजनेस से जुड़े वो लोग जिनकी सालाना कमाई 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, इसके अलावा जिनकी 50 लाख रुपए से अधिक इनकम है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही एक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट फाइल करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर ही है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने सभी पीएफ खाता धारकों को नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा है। ईपीएफओ ने नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है। ऐसा नहीं करने पर पीएफ खाता धारक की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी ना होने पर पीएफ का पैसा निकालने में दिक्कत आ सकती है। सेबी के अनुसार अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको 31 दिसंबर तक उसकी केवाईसी करनी होगी। अगर केवाईसी नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का सस्ता फेस्टिव होम लोन ऑफर 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। बैंक अभी 6.50 यानी कि 6.5% पर होम लोन दे रहा है। लोन ट्रांसफर कराने वालों को भी इस ऑफर का फायदा मिल रहा है। रिटायर हो चुके सभी सरकारी कर्मचारियों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसका मतलब है कि पेंशन जारी रखने के लिए सर्टिफिकेट आपको जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने की वजह से जनवरी 2022 की पेंशन बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट का दूसरा दिन पूरी तरह से बारिश की भेंट चढ़ गया और मैच के दूसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और एम्पायर्स को खेल रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए पहले दिन 3 विकेट खोकर 275 रन बनाए थे। ओपनर केएल राहुल शानदार शतक जोड़ते हुए 122 रनों पर खेल रहे थे और उनका साथ दे रहे थे अजिंक्य रहाणे जो 40 रनों के स्कोर पर नाबाद थे। मयंक अग्रवाल ने भी 60 रनों का शतकीय पारी यहां पर खेली। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से तीनों विकेट लुंगी एनगिडी ने झटके थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में 11,000 करोड़ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य देश के लोगों की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करना भी है। आज यहां जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वो भी क्लाइमेट फ्रेंडली न्यू इंडिया की तरफ देश का एक मजबूत कदम है। आज पूरा विश्व
भारत की इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि हमारा देश किस तरह पर्यावरण को बचाते हुए विकास को गति दे रहा है। सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर तक, पवन ऊर्जा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक हमारा देश रिन्यूएबल एनर्जी के हर संसाधन को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। मकसद यही है कि देश के नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जैन के घर से पैसे और सोने मिलने का सिलसिला आज भी जारी रहा है। कानपुर में 180 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद कन्नौज से करोड़ों का कैश, 125 किलो सोना और अरबों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। फिलहाल अभी इनकम टैक्स की टीम की पड़ताल जारी है। और अब आपको बता दें कि आखिर कौन है ये धन कुबेर। कन्नौज में पैदा हुए पीयूष जैन, जिनके पिता केमिस्ट थे और इनका इत्र का कारोबार था। पिछले 15 सालों में पीयूष ने अपने कारोबार को तेजी से फैलाया। अब कानपुर से लेकर मुंबई और गुजरात में भी उनका कारोबार है। पीयूष जैन 40 से ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं और इनमें से 2 कंपनियां मिडिल ईस्ट में हैं। कन्नौज में पीयूष की परफ्यूम फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप भी है। पीयूष जैन पर आरोप है कि कई फर्जी फार्म्स के नाम से बिल बनाकर कंपनी ने करोड़ों रुपयों की जीएसटी चोरी की है। पीयूष के घर से 200 से अधिक फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल भी मिले हैं। घर में बड़ी तादाद में बक्से मंगवाए गए। छापेमारी के दौरान जीएसटी चोरी का भारी खेल सामने आया।